संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थान पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टान वास्तव में वो क्या होती है, मिट्टियाँ ही हैं। तो असंगठित चट्टान क्या वास्तव में मिट्टियाँ हैं। इसके अलावा देखें तो पृथ्वी की जो आयु मानी जाती है, जो अनुमान है, वो लगभग 46 करोड़ वर्ष है। और इतने सारे जो पृथ्वी की आयु देखने को मिलती है, इस लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी के जो संरचनाएं हो जाते हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अगर हम इनमें बात करें तो जो धरातलीय या अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पृथ्वी की विवर्तनिक जो हलचल होती हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि जो करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट था वो क्या था, भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह आकार में जो है कि काफ़ी विशाल था। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाता है वो पहले इंडियन प्लेट का ही पार्ट था, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये सारे मिल करके। हालांकि इसमें बाद में जो है कि एक तरह से इसमें एक तरह बिखराव होता है, यह प्लेट टूट जाता है। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है वो दक्षिण पूर्व की ओर, तो ऑस्ट्रेलियन ये दक्षिण पूर्व की ओर चला जाएगा। और जो इंडियन प्लेट था ये नॉर्थ की ओर जो है कि खिसकने लग जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आज भी अगर हम देखें तो जो इंडियन प्लेट हो जाते हैं वो खिसक रहा है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान में भूवैज्ञानिक संरचना या उसके प्रक्रम में मुख्यतः अंतर्जनित जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स हो जाता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स हो जाता है, और प्लेट के क्षैतिज संरचना यानी कि हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हो जाता है उसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो हम भारत के विभिन्न जो संरचनात्मक जो भू आकृति देखते हैं उसका हमें परिणाम नज़र आता है। अगर हम यहाँ पे भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को हम एक तरह से 3 भूवैज्ञानिक खंड में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड हो जाता है, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, और सिंधु गंगा जो ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाता है इसका। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय खंड के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय खंड के बारे में बात करें तो इसका जो उत्तरी सीमा है ये बेसिकली कटी फटी हमें देखने को मिलती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कच्छ से स्टार्ट होती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये कच्छ से स्टार्ट होती है और वहाँ से आरंभ होकर के अरावली पहाड़ी का जो पश्चिम से गुजरती हुई यह दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तक, और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर जो है कि राजमहल की पहाड़ी व गंगा डेल्टा तक जो है कि यह जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रायद्वीपीय खंड हो जाता है ये उत्तर पूर्व में जो कार्बी एंगलांग हो जाता है, जैसा हमें देखने को मिल जाता है। और मेघालय का जो पठार हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो जो पश्चिम में जो राजस्थान भी है ना, वो भी बेसिकली प्रायद्वीपीय खंड का ही जो एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो कार्बी एंगलांग हो गया या जो मेघालय पठार हो जाता है ये प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इवन राजस्थान भी। अब सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल में एक रीजन है, रीजन का नाम अगर आप देखोगे तो वह बेसिकली मालदा भ्रंश है, मालदा फॉल्ट है। यह क्या करता है, जो मालदा फॉल्ट है यह बेसिकली जो एक तरह से यहाँ पे उत्तर भाग में, उत्तर पूर्व भाग में जो मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग पठार हो जाता है, इसको ये छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड हमें क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो मरुस्थल वो इसके सदृश जो स्थलाकृति हो जाते हैं उससे वह ढका हुआ है। जब हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय खंड के बारे में बात करते हैं तो वो एक्चुअली किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है, तो यह बेसिकली अगर हम देखें तो जो
जो प्राचीन जो नाइस हो जाता है, नीस हो जाता है और जो ग्रेनाइट हो जाता है, उससे यह जो है कि बना हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो ग्रेनाइट से बनता है वो आप देखोगे तो क्या होता है, वो कठोर होता है, मजबूत होता है, स्थिर होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। और कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। हालांकि इसके कुछ अपवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। अपवाद में क्या है कि इसका जो पश्चिमी तट है, यानी कि जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये जो हिस्सा हो जाता है, ये जो इसका पश्चिमी तट हो जाता है, ये क्या है कि समुद्र में ना डूबा होने और इसके कुछ हिस्से विवर्तनिकी प्रक्रिया यानी कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के जो वास्तविक आधार तल पर प्रभाव जो है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह से स्टेबल है, इस वजह से नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखो कि हमने पहले बात किया कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो है कि हिस्सा हो जाता है, जो हमारा ये प्रायद्वीपीय जो खंड वाला पार्ट हो जाता है भारत का। तो इस कारण से इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें जब भी ऊर्ध्वाधर हलचल होता है, यानी कि वर्टिकल जो आप हलचल देखते हो वो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तो इससे क्या होता है, खंड भ्रंश यानी कि जो ब्लॉक फॉल्ट हो जाते हैं ना, वो बेसिकली प्रभावित देखने को मिलता है। जैसे आप देखोगे तो जो हमारा नर्मदा जो फॉल्ट हो जाता है, या तापी हो गया, महानदी की जो रिफ्ट घाटियाँ हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत हो जाते हैं, इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। नोट डाउन करो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे कि प्रायद्वीप में ना कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो किस तरह का उदाहरण है। जैसे देखते हो कि एक तो होता है कि अवशिष्ट पर्वत होता है, एक होता है यंग पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है, एक तरह से बोल सकते हो कि अलग अलग टाइप के जो है कि पहाड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ ब्लॉक माउंटेन होता है, ठीक है, कुछ होस्ट माउंटेन होता है। तो ये जो प्रायद्वीप में हमें मुख्यतः जो हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं ना, वो अवशिष्ट पहाड़ियाँ, रेसिडियल जो है कि हमें माउंटेन्स देखने को मिल जाती है। जिसमें क्या क्या आता है, तो अरावली है, ठीक है, अरावली किसका पार्ट है, तो रेसिडियल माउंटेन का। नल्ला माला किसका है, तो इसी का है। जवादी हो गया, वेलिकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया और महेंद्रगिरी हो गया। तो ये जितने भी नाम है ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा, अरावली है, नल्ला मल्ला है, जवादी है, वेलकोंडा है, पालकोंडा है और महेंद्रगिरी है। ये किस तरह का एग्जाम्पल है पहाड़ का, तो ये अवशिष्ट पहाड़ का जो है कि एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो प्रायद्वीप की जो नदियाँ हो जाती हैं वो किस तरह की है, तो यहाँ की जो नदी जो घाटी हो जाती है ना, वो उथली है और उनकी प्रवणता कम होती है, क्योंकि वह जो क्षेत्र है वो कठोर संरचना से बना हुआ है और वहाँ की जो नदियाँ हैं वो अब यंग एज में नहीं है, वो एक प्रौढ़ अवस्था में हो जाते हैं। तो इस वजह से उनका जो घाटियाँ हो जाती हैं वो एक तरह से स्टेबल हो चुकी हैं, वो उथली हैं, उतनी ज़्यादा डेप्थ उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है इन कंपेयर विद जो हिमालयन नदियाँ हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। जबकि आप देखोगे तो जो हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जो आप नदियां देखते हो, उसमें से पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं ना, उसमें अधिकांशतः, ठीक है, अधिकांशतः ध्यान रखना, ये जो टर्म है अधिकांशतः नदियां वो कहाँ पे जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती हैं, एक तो डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा निर्माण करते हैं। बोलोगे ऐसी कौन सी नदियाँ, तो उसमें महानदी आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, कृष्णा आ जाती है। तो ये सब नदियाँ क्या करती हैं, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इससे पहले वो डेल्टा जो है कि बनाती है। अब हम कुछ कंपैरिजन देखेंगे हिमालय जो और जो अन्य अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो जाती हैं, यानी प्रायद्वीपीय के अलावा जो हो जाता है, हमने देखा कि जो प्रायद्वीपीय खंड था, जो प्रायद्वीपीय भाग जो हो जाता है हमारा, वो कैसा था, वो कठोर था, स्थिर था। क्यों था, क्योंकि वो ग्रेनाइट व नीस से बना हुआ था, ठीक है। इसके अलावा उसमें जो वह जो क्षेत्र हो जाता है उसमें ज़्यादा उतना हलचल देखने को नहीं मिलता है जितना कि हमें हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर आप देखो तो जो हिमालय और जो इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला हो जाते हैं, वो उसकी जो भूवैज्ञानिक संरचना आपको देखने को मिलेगी ना, वो तरुण है, अभी युवावस्था में है, दुर्बल है, उतना स्टेबल नहीं है, लचीली है
और ये पर्वत जो हो जाता है ना, वो एंडोजेनिक हो या एक्सोजेनिक फोर्स हो, बहिर्गनिक या अंतर्जनिक बल के अंतर्क्रिया से ना प्रभावित है। जैसे आप देखोगे तो जो हमारा हिमालय हो जाता है ना, वो आपको पता है कि वो बोलता है कि वो राइज कर रहा है। राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी उसमें ना एक तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें फोल्डिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। प्लेट, क्योंकि हमारी प्लेट जो है कि इंडियन प्लेट वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इस वजह से उसमें क्या हो रहा है कि वो एक तरह से वो टक्कर हो रही है, जिससे पहाड़ की ऊंचाई हो रही है। तो एक तरह से ये अभी ना जियोलॉजिकली देखोगे तो ये स्टेबल जो हमारा हिमालयन रीजन हो जाता है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमें वहाँ पे फोल्डिंग जो है कि देखने को मिलेगा, फॉल्टिंग देखने को मिलेगा, और जो है कि थ्रस्ट जो है कि बनते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। और यह जो पर्वत हो जाता है, ये किस तरह का इसका किस तरह से ओरिजिन हुआ? तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण हुआ था, विवर्तनिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ में आप क्या देखते हो? जब हम उत्तरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो तेज बहाव वाली नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऊंची ऊंची देखते हो कि पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, हिमालय, और वहाँ से जो है कि हमें नदियाँ जो है कि बहते हुए डाउनवर्ड साइड जो है कि आती है। इस वजह से क्या होता है कि उसकी तेज़ रफ्तार होती है, क्योंकि वो डाउनवर्ड साइड आ रही है। जब वो मैदान में पहुँचती है तब जा कर के वो धीरे धीरे जो है कि वो स्टेबल होना स्टार्ट होती है। तो तेज़ नदियाँ हैं, और वह जो नदियाँ हैं वो क्या है, वो भी अभी युवा अवस्था में हमें देखने को मिल जाती है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो गॉर्ज आपको देखने को मिलेगा, भी आकार की घाटी देखने को मिलेगी, छिप्रिकाएँ देखने को मिलेगा, वाटरफॉल देखने को मिल जाता है। ये इसका प्रमाण है कि हाँ, यह जो नदियाँ हैं वो अभी एक तरह से युवा अवस्था में है, और ये चीज़ इतना ज़्यादा आप जो है प्रायद्वीपीय नदियों में आप देखने को नहीं मिलता है। ये है आपका गॉर्ज, जो आप देखोगे तो पहाड़ियों के बीच से जो है कि बहती हुई आपको दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में, तो भारत का जो तृतीय भूवैज्ञानिक खंड हो जाता है वो हमारा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। और एक तरह से बोल सकते हो कि यह क्या है कि एक भू अभिनति का जो है कि पार्ट है, यानी कि अभिनति जो डाउन साइड होता है और अपनति जो ऊपर साइड होता है। तो ये क्या है, अभिनति यानी कि गर्त, यानी गर्त क्या हुआ, जो डाउनवर्ड साइड है, इसका पार्ट है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से अगर हम बात करें जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान हो जाते हैं, इसका जो निर्माण हुआ था, ये हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और तब से क्या हुआ कि ये जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया, ये मैदान हो गया, इधर तो जो है कि हमारा हिमालय हो गया, और इधर जो है प्रायद्वीपीय जो है कि जो भी पहाड़ हो गया या क्षेत्र हो जाता है, इधर से भी जो है कि नदियाँ इस ओर आ रही है, इधर से भी दोनों तरफ से आ रहे हैं। दोनों तरफ से जो आ रही थी वो गाद लेकर के आ रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि उसमें बेसिकली गहराई जो है कि बढ़, तो दोनों तरफ से जो है कि क्या होता है, गाद लेकर के आते हैं, उसके जो भी अ, सामग्री हो जाते हैं वो नदियों की तरफ से आते हैं। तो जो अवसाद होता है ना, वो बेसिकली जो है कि नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लाती हैं वो वहाँ पे जा कर के निछावर कर देते हैं, मतलब उस जगह पर एक तरह से छोड़ देती है। और इन मैदानों में जलोढ़ की आप अगर औसत डेप्थ देखोगे ना, तो वो आपको 1000 से 2000 मीटर तक आपको जो है कि देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि हमारा जो भारत हो जाता है उसके जो भूवैज्ञानिक संरचनाएं हो जाते हैं, इसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिल जाता है। जैसे धरातल हो गया, ठीक है, तो भू-आकृति पर जो है कि दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ पे भू-आकृति देखेंगे, जियोमॉर्फिक फीचर हम जो है कि देखने का काम करेंगे। अच्छा, किसी भी स्थान की जब आप भू आकृति के बारे में बात करते हो ना, जियोमॉर्फिक जो फीचर्स हो जाते हैं या उसकी संरचना, प्रक्रिया या विकास की अवस्था जो हो जाती है, उसका परिणाम होता है। भारत में जब हम धरातलीय विभिन्नताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और जब आप इंडिया को आप देखते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, जो माउंटेन वाला रीजन देखते हो। इसमें अगर आप देखोगे तो हिमालय हो जाता है, हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, इसी में अनेक चोटी हैं, सुंदर घाटी हमें देखने को मिलती है, महाखंड है,
जबकि इसके उल्टा आप देखोगे तो जो दक्षिण भारत हो जाते हैं वो क्या है, वो एक स्थिर है, परंतु क्या है, कटा फटा जो है कि पठार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर में क्या है, वो एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, कटा फटा नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है, तो उत्तर दक्षिण में क्या है कि अपर्दित चट्टान हो गया, ठीक है, कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, भारत का विशाल मैदान हमें देखने को मिलता है, उत्तर भारत का। अगर आप देखोगे तो भारत की जो भूआकृति हो जाती है, इसको 6 भागों में आप बांट सकते हो। एक तो उत्तर उत्तर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला हो जाती है, उत्तरी भारत का मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो जाता है, तटीय मैदान और द्वीप समूह निकल करके आ जाते हैं। सबसे पहले हम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में जो है कि बात करेंगे। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, ठीक है, और अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी जो है कि पहाड़ियाँ शामिल हैं। हम थोड़ा सा इसमें मैप देख लेते हैं, फिर हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देखो, भारत के जब हम उत्तरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो भूआकृति आपको देखने को मिलेगी, ये जो पूरा रीजन देख रहे हो, ये कटा फटा नहीं है, एकदम एक तरह से एक श्रेणी में आपको जो है कि देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा श्रेणी हो जाता है जो हिमालयन श्रेणी के बारे में हम बात करते हैं। तो उत्तर में तो एक विशाल सा जो है कि हमें माउंटेन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, ये हमारा क्या है, काराकोरम हमें देखने को मिलता है। K2 जो है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन हो जाता है। हालांकि आप देखोगे तो ये अभी POK जो पाकिस्तान के कब्जे में हमें देखने को मिलता है। फिर काराकोरम की ये श्रेणी ना आप याद रखना। तो पहले क्या है, काराकोरम है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जो है कि जास्कर हो जाता है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये कैलाश श्रेणी किधर है, कैलाश श्रेणी बेसिकली तिब्बत वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, जो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद इसमें ना कुछ माउंटेन श्रेणी है, वो भी हमें जो है कि पता होनी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा K2 हो गया, जो कहाँ पे वेस्टर्न जो है कि हमें सबसे जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट हो जाता है वो पर्वत हमें K2 देखने को इधर मिलता है, जो हाईएस्ट है, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कामेट आपको देखने को मिलेगा, ये आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो रीजन है ये उत्तराखंड वाला रीजन है मेरे ख्याल से। धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। मकालू भी जो है कि वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो कंचनजंगा हो जाता है, ये बाउंड्री पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन में, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो हमारा अरुणाचल में नामचा बड़वा देखने को मिलेगा, जहाँ से जो यह पहाड़ी हो जाती है हिमालय वाला, वो एक तरह से ये पूर्व की तरफ बैंड लेती है। देन यहाँ पे पटकाई बुम आपको देखने को मिलता है, नागा श्रेणी है यहाँ पे, मिजो श्रेणी हो जाता है, ये गारो खासी जयंतिया जय की पहाड़ी देखने को मिल जाती है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। देन इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा लूनी रिवर हो जाता है, जो अरावली रीजन से आपको निकलता हुआ दिखेगा। फिर ये काठियावाड़ रीजन है, ये गिर श्रेणी आपको जो है कि बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। माही नदी आपको देखने को मिलेंगे, साबरमती नदी भी है जो अरावली की इधर से देखने को मिलता है। ये हमारा अरावली श्रेणी हो जाता है। देन इसके बाद ये चंबल हो गया, सिंध वगैरह हो जाता है, जो आपको मालवा के इधर से इस रीजन से आपको निकलता हुआ जो कि दिखेगा। बुंदेलखंड सिंध हो गया, तो ये इधर है आपका मालवा का पठार MP में हो जाता है। बुंदेलखंड है, ये कैमूर की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा विंध्य माउंटेन है, सतपुड़ा है, महादेव है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे आपको बोल सकता हूँ कि जो कि विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, विंध्य, सतपुड़ा और महादेव, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव। अगर मैं, ये तो हो गया ऐसे, अगर मैं ऐसे इसको अरेंज करूँ ना यहाँ से, तो मैं बोल सकता हूँ पहले मालवा है, देन उसके बाद विंध्य आएगा, फिर जो है कि सतपुड़ा आएगा, फिर जो है कि महादेव आएगा। पहले मालवा, फिर विंध्य,
फिर सतपुड़ा, फिर महादेव। तो ये तो ऑर्डर हो गया इसका। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक तो पहली बात हम ये विंध्य श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, ठीक है, ये हो जाएगा। देन सतपुड़ा महादेव तो हो ही गया। यहाँ पे आपको मैकाल श्रेणी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा छोटा नागपुर पठार, और इसी में आपको रामगढ़ जो कि ये श्रेणी इधर हो जाता है। ये गरजाट श्रेणी आपको देखने को मिलेगा, मलयगिरी महेंद्रगिरी को जो आप बात करते हो। ये है हमारी उत्तरी सरकार, जहाँ पे हमें महेंद्रगिरी लोकेटेड देखने को मिलता है। ये रहा हमारा चिल्का लेक जो इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे अजंता श्रेणी है, सतमाला श्रेणी है, कालमुई जो कि कालमुई यहाँ पे हो जाता है। तट में अगर आप देखोगे तो ये मुंबई गोवा में आपको कोंकण रीजन देखने को मिलेगा, पश्चिमी घाट वाला जो रीजन हो जाता है, और केरल के इधर हमें मालाबार जो है कि तट देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तेलंगाना पठार है, जिसमें आपको नल्ला मला इस रीजन में देखने को जो है कि मिलेगा। यहाँ पे है नीलगिरी जो ट्राई जंक्शन पे आपको देखने को मिलेगी, और ये अनायमुड़ी जो है कि है जो 2695 है। और देन इसके बाद कार्डमम जो है कि आपको साउथ में देखने को मिल जाता है। और जो इधर तमिलनाडु आंध्र वाला जो रीजन हो जाता है, ये आपको कोरोमंडल जो है कि तट हमें देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल जो है कि हमें मैप हमें जो है कि इंडिया का देखने को मिलता है। और ये पामीर ग्रंथि है, फिर जो है कि इधर कुंदन श्रेणी हो जाता है और हिंदू कुश हो जाता है, यानी कि पामीर से दो श्रेणी निकला है, एक कुंदन श्रेणी और हिंदू कुश श्रेणी। और ये बलूचिस्तान के इधर आप देखोगे तो ये सुलेमान श्रेणी जो है कि आपको जाता हुआ दिखता है। तो ये कुछ मैप हो गया। तो हम अभी यहाँ पे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में बात कर रहे थे, जो हमने देखा कि उत्तर में हिमालय जो है कि, और उधर पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें देखने को मिल जाती हैं। हिमालय में क्या है, हिमालय में अगर हम देखें तो कई समानांतर जो है कि पर्वत श्रृंखलाएँ हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि हमें बृहत हिमालय देखने को मिल जाते हैं जो ग्रेटर हिमालय हो जाता है, फिर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय और शिवालिक हो जाते हैं। तो ये बृहत मीन्स ट्रांस हो गया, ये हो गया ग्रेटर हो गया, ये मिडल हो गया, ये शिवालिक हो गया। उत्तर पश्चिम भाग अगर देखो तो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से, तो भारत के उत्तर पश्चिम में कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये जो श्रेणी हो जाते हैं उत्तर से पश्चिम, यानी कि जो नॉर्थ बेसिकली उत्तर पश्चिम, जैसे ये देखो ये क्या है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इस तरह का जो हो जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व, यानी कि ये क्या है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट हो गया। दक्षिण पूर्व जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में यह श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम, ठीक है, ये पूर्व पश्चिम में कहाँ पे, तो दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में पूर्व पश्चिम दिशा में। जबकि अरुणाचल में अगर आप देखोगे ना, अरुणाचल में यह क्या है, और दक्षिण और पश्चिम हो जाता है, यानी कि इस ये दक्षिण पश्चिम इस तरह से यह पर्वत जो हमें देखने को मिलते हैं अरुणाचल में। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर यह उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम घूम जाता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में यह पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। हालांकि यह इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी दिशा याद करना, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो ट्रांस हिमालय की लंबाई अगर आप देखोगे ना, ये लगभग 2500 किलोमीटर जो है कि हमें देखने को मिल जाती है, तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्व एशिया देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? 5 देश थे, आप बता सकते हो। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
भूटान है, नेपाल है, तो ये हो जाते हैं। हिमालय के बारे में अगर आप देखोगे तो ये प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो जो दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उच्च आवाज़ को लेकर के हो गया, पर्वत श्रेणी के संरेखण को लेकर का, या और भी, जिसमें अगर हम बात करें ना तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो है हमारा कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिमी जो हिमालय हो जाता है, फिर हिमाचल और उत्तरांचल, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो सबसे पहले हम जो है कि देखते हैं यहाँ पे कश्मीर या उत्तरी जो हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय हो जाते हैं उसके बारे में। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणी हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कश्मीर हिमालय का पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, कश्मीर हिमालय में कौन कौन से आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और ये एक तरह से श्रेणी में है, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि नॉर्थ में पहले काराकोरम है, देन उसके बाद जो है कि लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल जो है कि आएगा। कश्मीर हिमालय का जो कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जो बृहद हिमालय काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो है, जो बृहद हिमालय काराकोरम श्रेणी के बीच में, वो एक कैसा ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, कश्मीर घाटी और डल झील इसी में लोकेटेड, हमें ध्यान रखना है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ, हिमानी जो आपका ग्लेशियर जो रिवर हो जाते हैं, जैसे बोल्टेरो हो गया, सियाचिन वगैरह जाते हैं, कि कश्मीर हिमालय में हमें देखने को मिल जाते हैं। कश्मीर हिमालय में इसी रीजन में आपको कड़ेवा देखने को मिलेगा, जो कि जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बृहद हिमालय में आपको कुछ पासेस देखने को मिलेगा, जैसे जोजिला हो गया, पीर पंजाल पास हो गया, बनिहाल पास हो गया, जास्कर श्रेणी में बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, पीर पंजाल में आपको बनिहाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और जास्कर श्रेणी में आपको फोटुला, और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जो है कि हमें जैसे दर्रे देखने को मिलते हैं। कड़ेवा क्या है, कड़ेवा बेसिकली हिमालय में अनेक दर्रे हैं, जैसे कड़ेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमों पर मोटी परत के रूप में जमाव। महत्वपूर्ण अलव जल की झीलें जैसे डल और वुलर तथा लवन झील जैसे कि पेंगोंग सो, तो ये साल्टी लेक है पेंगोंग सो, और ये खारे मतलब स्वच्छ जल जो डल और वुलर हो जाता है। इसके अलावा लवन जल में देखोगे तो सोमवती रीजन से आपको देखने को मिल जाते हैं, लद्दाख रीजन में। इसके अलावा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु सहायक नदी जैसे झेलम और चेनाब जो है कश्मीर हिमालय रीजन में ही प्रवाहित होती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने, और कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे कि वैष्णो देवी देखने को मिलेगा, अमरनाथ गुफा है, चरार शरीफ यहाँ पे स्थित है। जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी हो जाता है, जो श्रीनगर है, वो झेलम नदी के विसर्पित झील का उदाहरण है झेलम, ये चीज़ ध्यान रखना है विसर्पित झील का। तो जो राजधानी हो जाता है श्रीनगर ना, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी क्या है, युवावस्था में बहती है। तथापि नदीय स्थलीय रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने विशिष्ट आकृति जैसे कि विसर्पों का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन यह हो सकता है, क्या झेलम विसर्प का निर्माण कर सकती है, तो हाँ करती है, मेंडरिंग जो होता है। क्या आप कुछ और नदियाँ भू आकृति बता सकते हैं जिसका निर्माण नदी करती है। अब देखो क्या है, कश्मीर घाटी में जो झेलम नदी हो जाती है ना, विसर्पी बहाव रोचक है।
यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए स्थानीय न्यूनतम आधार रही है। हम पश्चिमी हिमालय को अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये हमारा काराकोरम हो गया। काराकोरम के बाद क्या है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, ठीक है। और इसी में देखें तो काराकोरम में हमें क्या है, ये केटू हमें जो है कि देखने को मिलेगा। और हमें जो आप बोल सकते हो कि जो लद्दाख या जास्कर वाले में हमें नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। और यहीं पे हमें जोजिला जो है कि पास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जोजिला पास हो गया। देन इसके बाद पीर पंजाल है, ये हमारा सिपकिला इस रीजन में हमें देखने को मिलेगा। कैलाश पर्वत श्रेणी उधर हो गया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रदेश के दक्षिणी भाग में लॉन्गिट्यूडनल घाटी पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून, पठानकोट दून जो है कि प्रमुख हो जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय का यह हिस्सा जो है पश्चिम में कहाँ से शुरू होता है, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, तो पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी कि घाघरा की जो सहायक है, तो घाघरा की कौन सी सहायक है, काली नदी है। विवाद भी है इसमें नेपाल को लेकर के। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों जैसे सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है, ठीक है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये तीनों जो हैं कि सिंधु की सहायक है। इसके अलावा और कौन सी हैं, तो यमुना और घाघरा। घाघरा क्या है, तो घाघरा बेसिकली गंगा की सहायक नदी है, जबकि काली क्या थी, तो वो घाघरा की सहायक नदी, तो घाघरा क्या है, गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछे हैं लास्ट ईयर ही, हमें ध्यान रखना है। देन इसके बाद हिमालय पर्वत समूह दक्षिण से अगर आप उत्तर तक का पार्श्व चित्र अगर आपको देखना हो ना, तो दक्षिण में आपको सिंधु गंगा का जो कि मैदान देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय है, मध्य हिमालय है, फिर जो है कि आपको बृहद हिमालय जो है कि देखने को मिलेगा। फिर यह लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के बाद आपको कैलाश श्रेणी दिखेगा, फिर तिब्बत का पठार दिखेगा, फिर कुनलुन की ढाल जो है कि दिखने वाली है। तो ऐसा कुछ उच्चावाच है, यानी कि आप साउथ से देखोगे तो ये इसकी ऊंचाई एक तरह से बढ़ती जाती है, फिर बृहद हिमालय के बाद इसकी कुछ ऊंचाई घटती जाती है, तिब्बत का पठार एक तरह से आपको फ्लैट नज़र आएगा, फिर कुनलुन की तरफ आपको जो है कि ये थोड़ा हाइट ऊपर उठता हुआ दिखेगा। हिमाचल जो हो जाते हैं ना, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति मंडल में। हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत कौन कौन से जो श्रृंखलाएं हो जाते हैं, जैसे बृहत हो गया, लघु हो गया, लघु हिमालय इसे हिमाचल, धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा भी बोलते हैं। लघु हिमालय को ना हिमाचल में क्या क्या बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। तो लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर भी बोलते हैं, उत्तराखंड में इसे नागटिब्बा भी बोलते हैं। तो क्या मैं बोलूँ कि धौलाधर और नागटिब्बा किसका पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है कहा जाता है। और उत्तर दक्षिण दिशा में फैला शिवालिक श्रेणी जो है कि आता है, इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रिजॉर्ट वगैरह जो है कि वो बनवाए थे, जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत जो है कि इसी रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। रानीखेत ध्यान रखना है, ये हिमाचल रीजन में। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इम्पीरियल सर्वे का मुख्यालय था, जो बाद में अस्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, शिवालिक और दून है, ठीक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दून हैं, दून जैसे कि चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून है, देहरादून है, हरिके दून है, कोटा दून शामिल है। इसमें देहरादून जो है कि सबसे बड़ी घाटी है। बृहद हिमालय की घाटियों में, तो बृहद हिमालय की घाटियों में कौन कौन सी हैं, तो ये भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं,
तो अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन आपको दे दूँ, बृहद हिमालय की घाटियों में कौन सी प्रजाति रहती है? भोटिया रहती है। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी बुग्याल मीन्स ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में जो है कि घाटियों में लौट आते हैं। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे पंचप्रयाग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, संगम, जिनका विवरण इस पुस्तक के बाद में हम इसको देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में, तो इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली जो है कि तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वत के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, ठीक है, जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना, तो इधर वर्षा होते रहता है, और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। ये चीज़ हमें ध्यान रखने, दार्जिलिंग और सिक्किम वाला जो रीजन हो जाता है। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखने। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल हिमालय के बारे में, तो यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में डिफ्रू तक दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की समान दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगटू और नामचा बड़वा शामिल है। अरुणाचल में कांगटू और नामचा बड़वा, ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गौज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बड़वा को पार करने के बाद ब्रह्मपुर नदी एक गहरी गौज बनाती है। इसके अलावा कामेंग हो गया, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12 मासी नदियाँ हैं, ठीक है, और बहुत से जल प्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं, तो मोनपा है, अबोर है, मिसमी है, निसी है, नागा है। पश्चिम से पूर्व मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी, नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ क्या करती हैं, झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश ऑफ बर्न खेती भी जो है कि बोला जाता है। हम पूर्वी हिमालय के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो भूटान हिमालय से जो है कि वो शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये दियांग नदी, लोहित नदी हो जाता है, ये डाफला श्रेणी है, बोमडीला हो गया, ये हमारा बूमला हो जाता है, पासेज है, ठीक है। ये एवरेस्ट हो जाता है, ये मकालू है, कंचनजंगा ये बाउंड्री पे देखने को मिलेगा, सिक्किम वाला रीजन। ये जेलपला आपको पासेज देखने को मिलता है। फिर ये पश्चिम से पूर्व आप देख सकते हो श्रेणी है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, और इधर अगर बात करोगे तो नॉर्थ से साउथ तो आपको पहले जो है देखने को मिलेगा पटकाई बूम, देन नागा श्रेणी, फिर मिजो जो है कि ये श्रेणी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ हमारा इस रीजन का देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमारा नामचा बड़वा अरुणाचल में देखने को मिलता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र क्या है, जो जैव विविधता से घना है, ठीक है, परिवहन जुड़ाव उतना ज़्यादा है नहीं। अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जाता है। मिजो पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा अगर आप देखोगे तो उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाई बूम है, फिर नागा है, फिर मणिपुर पहाड़ी है, और दक्षिण में देखोगे तो मिजो या लुसाई, तो मिजो को ही लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
यह एक निची पहाड़ियों का क्षेत्र है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि किस तरह के पहाड़ियों का क्षेत्र है, निची पहाड़ियों का, और अनेक जनजातियां झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। और यह पहाड़ियाँ कटी फटी हैं जो छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। तो बराक कहाँ की मुख्य नदी है? मणिपुर और मिजोरम की। मैं इसमें बोल दूँ कि बराक जो है ये नागालैंड की जो है कि एक मुख्य नदी है, ये गलत होगा। मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील है जिसे लोकतक कहते हैं। लोकतक कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। क्वेश्चन है कि जो लोकतक लेक है यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर अवस्थित है। यह लेक तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि मणिपुर जो लोकतक लेक हो जाता है ये मणिपुर घाटी में यानी कि मणिपुर में है और ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल और असंगठित चट्टान से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदियाँ की सहायक है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं जो मेघना नदी की सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है, चिंदविनी नदी, ठीक है। उत्तरी भारत का मैदान के बारे में बात करेंगे। उत्तरी भारत का मैदान जिसमें सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो जल और निक्षेप अवसाद जो जाते हैं उससे बना हुआ है। और इस मैदान की आप पूरब से पश्चिम लंबाई देखोगे तो 3200 किलोमीटर देखने को मिलेगा और चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। और गहराई अगर निक्षेप की देखोगे तो 1000 से 2000 मीटर तक आपको देखने को मिल जाता है। आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उत्तर से दक्षिण में, और जिसमें कि पहला जो पार्ट होगा उत्तर में भाबर होगा, उसके दक्षिण में तराई और उसके दक्षिण में जलोढ़ मैदान निकल करके आ जाते हैं। जलोढ़ को भी आप 2 भाग में बांट सकते हो, एक तो खादर हो जाता है, एक बांगड़ हो जाता है। भाबर के बारे में अगर हम बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई देखने को मिलेगी। ये पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ में देखने को मिलता है उसके समानांतर है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर देखोगे तो उसके परिणाम से हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर क्या हो जाती हैं, एक तरह से भारी जल भार जैसे बड़े सैल गोलास में जमा कर देती हैं और कभी कभी इसी में लुप्त हो जाती हैं। तो भाबर में जो नदियाँ हैं ना वो बेसिकली जो है कि गुम हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। भाबर के दक्षिणी भाग में हमें तराई देखने को मिलती है जो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पे लुप्त नदियाँ जो है कि वो फिर से प्रकट हो जाती हैं। कहाँ पर? तो तराई में। भाबर में गुम, तराई में प्रकट हो जाती हैं। और क्योंकि इनके निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती ये क्षेत्र अनूप बन जाते हैं जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है, विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है, तराई वाला रीजन। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर, तो पुराना है तो बांगर, जलोढ़ है तो खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ा अवस्था बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू रोधिकाएँ, विसर्प, गोखुर झीलें, ऑक्सबो लेक, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप माजुली जो हो जाता है बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिका बनाती हैं। उत्तरी भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं जैसे सुंदरवन डेल्टा, गंगा जो हो जाती है, और ब्रह्मपुत्र वाला रीजन। समान तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। जो हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में बात करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 50 से 100 मीटर। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह जो ब्रह्मपुत्र हो जाता है वो क्या होता है कि 90 डिग्री दक्षिण की ओर जो कि मुड़ जाती है। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है क्योंकि फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम बात करेंगे। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार, तो तिकोने आकार है, ये ध्यान रखने वाला कटा फटा है भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर सामान्यतः है।
उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो दिल्ली हो गया, कटक जो अरावली का विस्तार हो जाता है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ भी हिस्सा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं जो कि निर्धारित करती है। तो दक्षिण में इलायची इसकी सीमा हो गया प्रायद्वीपीय पठार का, पश्चिम में गिर हो गया, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली और कटक हो गया, पूर्व में राजमहल पहाड़ी है, तो इसकी सीमाएं हो जाती हैं। उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो शिलोंग तथा जो कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत में अनेक पठारों से मिलकर बना है, ठीक है, जैसे कि हजारीबाग पठार हो गया, फिर पलायू पठार हो गया, रांची पठार है, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम स्थिर भूभाग में से एक है। समान तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई अगर हम देखें ना, ध्यान रखना है हमें, सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है पश्चिम से पूर्व को कम होती है, यानी कि बहाव तब इसी वजह से होगा ना भाई, पश्चिम से पूर्व की कम हो रही है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे बोल सकते हो। बंगाल और अरब सागर में जो गिरती हैं, जैसे साबरमती, ये जो नर्मदा तापी वगैरह हो जाती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टौर है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना और टोकरी पहाड़ी श्रृंखला और क्वार्टजाइट डाइक्स शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। ओके, इस पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी मुख्य रूप में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान या निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण के कारण पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। भ्रंश सीमा, भ्रंश, भीमा भ्रंश, क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं और अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्र विभिन्नता के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी और पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं, जैसे कि चंबल हो गया, भिंड हो गया, मोरेना खंड इसके जिनके उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। मुख्य उच्चावास लक्षण के अनुसार आप प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांट सकते हो, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तरी। सबसे पहले हम दक्कन का देखते हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ठीक है, और पूर्व में पूर्वी घाट, और उत्तर में हमें देखें दक्कन पठार का तो हमें सतपुड़ा देखने को मिलेगा, मैकाल है, महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से पुकारा जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोल दिया जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी बोल दिया जाता है, तो केरल में जो है कि अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। पूर्वी घाट के तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है, कटाफटा उतना नहीं है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण, कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होता है, ये बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुड़ी है, 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, अनामलाई पहाड़ी में, अनायमुड़ी सबसे ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखोगे तो वो डोडा बेट्टा है, और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, पूर्वी घाट अविरत नहीं है, ठीक है, ये अविरत नहीं है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ के कुछ मुख्य श्रेणियाँ जो पूर्वी घाट की अगर बात करें तो यहाँ पे जवादी है, पालकोंडा है, नल्ला माला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी में। कौन से, पूर्वी और पश्चिमी घाट। इसके अलावा हम प्रायद्वीपीय के जो मध्य और उच्च भूभाग हो जाते हैं उसके बारे में बात करें तो पश्चिम में अरावली पर्वत जो इसकी सीमा बनाता है,
इसके दक्षिण में देखोगे अरावली के, तो हमें सतपुड़ा पर्वत जो है कि उच्छिष्ट पठार के श्रेणियों से बना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है, जो सतपुड़ा हो जाता है। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, जो सतपुड़ा है और अरावली जो गया, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे कि संगमरमर, स्लेट, नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है, जिस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कि खनिज संसाधन भी हो जाते हैं। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर बीच है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, ठीक है, उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक है। बनास जो है ना, बनास जो नदी हो जाते हैं वो चंबल की, किसकी, चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो अरावली से निकलती है। किससे निकलती है? अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थ का भंडार है। इसके अलावा उत्तर पूर्व पठार के बारे में अगर हम बात करें, वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था, जो मालदा पूर्व था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलों द्वारा पार दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंग्लों पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कि गारो, खासी, जयंतिया। असम की कार्बी एंग्लोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेटाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है, जबकि चेरापूंजी अगर देखें नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, चेरापूंजी जो जाता है। अगर भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करें तो अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले बरखान पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। परिणामस्वरूप यह रीजन, जाहिर सी बात है, शुष्क और वनस्पति रहित हमें देखने को मिल जाते हैं। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अगर आप देखोगे तो अकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेप में होती है। यद्यपि इस क्षेत्र के भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानीय रेतीले टीले, छत्रक चट्टान और मरुद्यान दक्षिण भाग में, ठीक है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भाग में बांटा जाता है, सिंदकी और ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण के और ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से यहाँ पे जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही विलुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है। तो प्लाया झील का जल कैसा होता है? खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान, भारत की तटरेखा देखें तो बहुत लंबी है और इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों, हमें ध्यान रखना है, प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JL नाहवा सेवा, मरमोगारो,
मैंगलोर, कोचीन शामिल है। तो ये कौन से बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन कौन सा? कांडला, मझगांव, सेवा, मर्मगाओ, मैंगलोर, कोचीन। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात गुजरात हो गया, गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में जो है कि ये संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है, बैक वाटर्स, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। कयाल क्या है? बैक वाटर है, ठीक है। और पर्यटकों विशेष आकर्षण है। केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वाला मकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमादा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अगर हम देखें तो उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय जो है कि कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। द्वीप समूह के बारे में बात करें तो दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी के द्वीप को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है, जैसे बैरन आइलैंड एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार में है, ठीक है, स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर और गोलार्ध में से है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में संडल चोटी है, ठीक है। उत्तरी अंडमान में माउंट डिओगुली है। मध्य अंडमान में माउंट कोयोब है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और माउंट थिलर ग्रेट निकोबार में स्थित है। देन इसके बाद बात करें पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलीन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप इतना है और ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह ये प्रवाल निक्षेप से बना है, जो लक्षद्वीप वाला है। यहाँ टोटल 36 द्वीप हैं और इसमें 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय जो है कि सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवध गुटिकाएँ, सिंगी गोलास्मिकाएँ तथा गोलास्म पूर्वी समुद्री तट पर पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में था।